हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 एलिमेंट्स की जो ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ है वो स्टडी किया था और बहुत सारी यूजेस अल्कली मेटल्स के हमने डिटेल में स्टडी किया है। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम 3 टाइप के कंपाउंड जो स्टडी करने वाले हैं और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे, दैट इज़ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, हालाइड्स एंड सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो ऑन कंबस्शन इन एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फॉर्म्स ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखिए कि लिथियम जो है ये ऑक्साइड फॉर्म करेगा, सोडियम विल फॉर्म पर ऑक्साइड एंड पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम दे विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। तो इसके अंदर जो है कुछ आपको पर ऑक्साइड्स भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको कुछ सुपर ऑक्साइड्स भी मिलेंगे, लेकिन जनरली आपको लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा, सोडियम का पर ऑक्साइड मिलेगा, इसी तरह से पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का सुपर ऑक्साइड मिलेगा। तो इनके जो है जनरल जो फार्मूले हम डिनोट करेंगे, दैट इज़ M2O, this is for oxide, M2O2, this is for peroxide and MO2, this is for सुपर ऑक्साइड। तो इस तरह के जो है कुछ आपको जो है जनरल कंपाउंड जो मिलेंगे अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो प्योर कंपाउंड्स आपको इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स मिलेंगे। नाउ the increasing stability of peroxide or superoxide as the size of metal ion increases is due to the stabilization of large anions by larger cation through lattice energy। तो लार्जर केटाइंस के ज़रिए से लेटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी ऑफ जो है ऑक्साइड जो यहाँ पर इंक्रीज़ होती है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कि इन ऑक्साइड्स को जब आप वाटर के साथ जब रिएक्ट करोगे, व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर हाइड्रोलाइज विद वाटर दे विल फॉर्म द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि कुछ जनरल रिएक्शंस मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से ये डिफरेंट ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स एंड पर ऑक्साइड्स विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म डिफरेंट हाइड्रोक्साइड्स और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स। तो सबसे पहले देखिए M2O, इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए तो इट विल फॉर्म द करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म M प्लस OH माइनस। इस तरह से करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसको आप सिंपली MOH से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लिथियम अगर लेते हो तो ये बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज़ द ऑक्साइड ऑफ लिथियम विच कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इस टाइप के जो है आपको हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे। उसके बाद जो है सुपर ऑक्साइड्स देखिए M2O2 प्लस वाटर, दिस गिव्स राइज टू 2M प्लस OH माइनस। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है M2O2 के अंदर जो है आपको मिलेगा साइड प्रोडक्ट, इसमें एक होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये हाइड्रोक्साइड जो है फॉर्म होगा, जो कि मेटल के सुपर ऑक्साइड के ज़रिए से, नॉट वाटर, यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद आप देखिए कि जो मेटल का सुपर ऑक्साइड है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो लुक हियर MO2 इज़ ट्रीटेड विद वाटर। मेटल के सुपर ऑक्साइड्स को आप वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए तो यू विल फाइंड हियर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो ये जनरल रिएक्शंस हैं। तो हर जगह पर आप देखिए कि MOH ये जो है जनरल फार्मूला आपको मिलता है, दीज आर नथिंग बट द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको बात समझ में आती है कि जब इनको इन ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स को, ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर के साथ तो दे विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। द ऑक्साइड्स एंड पर ऑक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर बट द सुपर ऑक्साइड्स आर वाइट और ऑरेंज इन कलर। इनकी जो है कलर की प्रॉपर्टी देखें तो जो
ऑक्साइड और परऑक्साइड्स होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, और इसी तरह से जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ये येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं। सुपर ऑक्साइड्स आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। तो ये जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए पोटेशियम परऑक्साइड, तो ये जो है पैरामैग्नेटिक होगा। ये एक जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो है एक मतलब जो है इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लीटली पेयर्ड नहीं होते हैं, दे विल फॉर्म सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द नेचर ऑफ दिस सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक। सोडियम परऑक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Na2O2। दिस इज सोडियम परऑक्साइड, और इसको हम जो है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। द हाइड्रोक्साइड्स ऑब्टेन आर ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जनरली हम उसको फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब जो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, एंड दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ ऑल दी मेटल हाइड्रोक्साइड्स। जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं उन सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स के अंदर जो अल्कली के मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये सब के सब जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना, जैसे कि एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस हैं। तो दे डिजॉल्व इन वाटर विद विच मच एवोल्यूशन ऑफ हीट ऑन अकाउंट ऑफ द इंटेंस हाइड्रेशन। तो जब आप इन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये जो है वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हीट एनर्जी जो है रिलीज़ करते हैं ड्यू टू द इंटेंस हाइड्रेशन। तो ये चीज़ आपको मिलती है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के अंदर। उसके बाद आते हैं हालाइड्स में। तो अल्कली मेटल के जो हालाइड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अल्कली मेटल हालाइड्स विच आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज Mx, हम इसको जो है Mx से जो रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें X जो आप लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें से आप जो कुछ भी ले सकते हो, और M की जगह पर आप जो अल्कली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो है आप ले सकते हो। तो दीज आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज Mx एंड दे आर ऑल हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये सब के सब हालाइट जो होंगे दीज आर हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल आप लीजिए सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट होता है, हम घरों में इसको जो है यूज़ करते हैं, ये कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, हाई मेल्टिंग कंपाउंड है, कलरलेस भी होता है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स विद एक्वियस हाइड्रोहेलिक एसिड। तो आप यहाँ पर चाहे इन मेटल्स के जो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स है या कार्बोनेट्स को आप हेलो एसिड के साथ HX के साथ जब रिएक्ट करोगे तो आपको इस टाइप के जो है हेलो जो हैलाइड्स हैं अल्कली मेटल्स के वो ऑब्टेन होंगे। तो ये जो है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मोस्ट कॉमन मेथड। ऑल द हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी हैलाइड्स हैं ये मेटल के, इन सब की नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको आप जो सिंपली रिप्रेजेंट करोगे डेल्टा FH0, दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इन सब हैलाइड्स की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत ही हाई नेगेटिव है। तो ये जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलती है हैलाइड्स की। फॉर फ्लोराइड्स इट बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप के नीचे जाएंगे, जैसे कि आप हैलाइड्स के अंदर देखोगे तो फ्लोराइड्स के लिए जो है ये सबसे लेस नेगेटिव होगी, और जैसे जैसे आप जो है ग्रुप के नीचे जाओगे इट बिकम्स लेस नेगेटिव। तो ये चीज़ है आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो दिस इज़ अबाउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज हैलाइड्स, while the reverse is true for enthalpy of formation for chloride, bromide and iodide।
तो यहाँ पर जो है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स के लिए जब जाओगे तो यही चीज़ जो है रिवर्स हो जाएगी। तो फॉर अ गिवन मेटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज बिकम्स लेस निगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। तो ये चीज़ आप देखोगे कि हमारे पास फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है। तो आप जब टॉप टू बॉटम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाओगे तो ये जो है लेस निगेटिव होती जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट निगेटिव आपको जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये फ्लोराइड के लिए मिलेगी। और जैसे जैसे आप इन हालाइड्स के अंदर जो है टॉप टू बॉटम जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, ये निगेटिव एंथैल्पी क्या होगी, लेस होते जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इस तरह से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये हुआ कि आप जो अल्कली मेटल के फ्लोराइड जो देखोगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे हाईएस्ट होगा, और अल्कली मेटल के जो आयोडाइड्स होंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे लोवेस्ट होगा। ऑल दिस हालाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि आप देखोगे कि सोडियम क्लोराइड मैंने जो बताया ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। इस तरह से जितने भी हालाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स हैं ये सब के सब जो है वाटर सॉल्युबल है। तो ये वाटर सॉल्युबल है। तो द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड इन वाटर इज़ ड्यू टू इट्स हाई लेटिस एंथैल्पी। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि जो अल्कली मेटल के फ्लोराइड्स होते हैं ये लो सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर शो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई लेटिस एंथैल्पी। तो इनकी लेटिस एंथैल्पी जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर के अंदर जो ये फ्लोराइड्स जो होते हैं मेटल के ये लेस सॉल्युबल होते हैं, लो सॉल्युबिलिटी इसकी जो शो होती है। तो वेयर एज द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इज़ ड्यू टू स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसी तरह से आप जो है सीजियम के जो आयोडाइड है CSI, इसकी जो लो सॉल्युबिलिटी है इट इज़ ड्यू टू द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही स्मॉलर है, जिसको आप इंडिकेट करोगे डेल्टा हाइड्र H। दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो सीजियम आयोडाइड की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये बहुत ही लो वैल्यू है, इसलिए सीजियम आयोडाइड जो है ये वाटर के अंदर जो है सॉल्युबिलिटी लेस शो करता है। तो ये जो है आपको यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट बात मिलती है, जिसमें मेटल के फ्लोराइड्स और सीजियम का आयोडाइड जो है ये वाटर के अंदर लो सॉल्युबिलिटी शो करता है। अदर हालाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, एसीटोन एंड इथिल एसीटेट। लिथियम क्लोराइड इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन पिरिडीन। तो ये आप देखोगे कि लिथियम के जो क्लोराइड्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी बहुत आसानी के साथ जो है सॉल्युबल होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द हालाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। उसके बाद आइए थर्ड जो कंपाउंड हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटोन इज ऑन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम। तो इनको जो है हम यहाँ पर नाम देंगे ऑक्सो एसिड्स। फिर से सुनिए, ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन जिसको हम एसिडिक प्रोटॉन कहेंगे, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट होगा विच इज़ ऑन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम। एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड। तो H2CO3 आप देखिए, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। फार्मूला है H2CO3। तो यहाँ पर जो है एसिडिक प्रोटॉन जो होगा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो एसिडिक प्रोटॉन होगा ये ऑक्सो ग्रुप के साथ जो है अटैच होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इस मॉलिक्यूल को ऑक्सो एसिड जो है कह सकेंगे, कार्बोनिक एसिड। इसी तरह से आपको जो है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरे जो है कंपाउंड्स मिलेंगे। तो द अल्कली मेटल फॉर्म्स सॉल्ट्स विद ऑल द ऑक्सो एसिड्स। तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं इन ऑक्सो एसिड के साथ जो है करस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो है फॉर्म करते हैं। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल। तो जितने भी ऑक्सो एसिड्स के जो सॉल्ट होते हैं ये वाटर में जो है जनरली सॉल्युबल होते हैं और ये थर्मली स्टेबल होते हैं। इसी तरह से दे आर कार्बोनेट्स एंड मोस्ट केसेस हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर ऑल्सो हाईली स्टेबल टू हीट। ये सब के सब जो है थर्मली स्टेबल होते हैं। कि कौन कौन से, जो कि मेटल के कार्बोनेट्स या कुछ हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट में आप जो है MCO3 कहिए, यहाँ पर जो ये मेटल कार्बोनेट्स हैं M2CO3,
और इसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट MHCO3, तो यहाँ पर M की जगह पर आप जो है कोई सा भी अल्कली मेटल जो है कंसिडर कर सकते हो। तो ये सब के सब जो है हाईली स्टेबल टू हीट होते हैं, मतलब सिंपली आप इसको थर्मली स्टेबल कह सकते हैं। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो आप देखोगे कि ये जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की स्टेबिलिटी जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो आप यहाँ पर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हम देखें तो टॉप टू बॉटम जब हम उतरते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो मेटल का इंक्रीज़ होता है और उसकी वजह से उनके कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। लिथियम कार्बोनेट इज़ नॉट स्टेबल टू हीट। यहाँ पर एक जो एग्जाम्पशन आपको मिलेगा कि जो लिथियम का कार्बोनेट है ये हीट पर जो है स्टेबल नहीं होती है। लिथियम कार्बोनेट इज़ नॉट स्टेबल टू हीट। तो लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज पोलराइजेज टू लार्ज कार्बोनेट आयन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप जो है लिथियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ये लिथियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म करेगा। इट विल फॉर्म Li2O प्लस CO2 जब आप इसको हीट करोगे। तो ये जो है थर्मली स्टेबल जनरली नहीं होता है। वजह क्या है कि इसके अंदर जो है बहुत आसानी के साथ जो ये पोलराइज होता है और इसकी साइज़ स्मॉल होने की वजह से यहाँ पर आपको लिथियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। तो लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है आप अगर देखोगे तो ये सॉलिड के तौर पर जो है एग्जिस्ट नहीं होता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट। इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो इस तरह से ये जो है 3 टॉपिक्स हमारे सामने आ गए जिसको हमने कहा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, दैट इज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, देन हालाइड्स एंड सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो ये जो है प्रॉपर्टीज़ कुछ थी इन अल्कली मेटल्स के कुछ कंपाउंड्स की। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम अल्कली मेटल का सबसे पहला मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। तो इट शोज़ सम एनोमलस बिहेवियर। तो लिथियम इज़ एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज, इट्स एटम एंड इन इट्स एटम एंड आयन। इसकी जो साइज़ होती है उसके एटॉमिक फॉर्म में और आयनिक फॉर्म में भी ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है। अपने खुद के ग्रुप के अंदर भी ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज़ रखता है और सबसे स्मॉलेस्ट इसका आयन भी बनता है। तो इसी तरह से इसके अंदर जो हाई पोलराइजिंग पावर भी होती है। तो इसकी वजह से लिथियम के अंदर आपको कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ मिलेगी जो कि इसके दूसरे फैमिली मेम्बर्स के अंदर नहीं होगी। सच प्रॉपर्टीज़ आर सेड टू बी एनोमलस प्रॉपर्टीज़। द प्रॉपर्टीज शोन बाय लिथियम आर नॉट शोन बाय अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ द सेम ग्रुप। दोज प्रॉपर्टीज़ आर जनरली सेड टू बी एनोमलस प्रॉपर्टीज़। अब ये एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम क्या है ये हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो देखिए इंक्रीज्ड कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फर्दर लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप टू मैग्नीशियम। तो इस तरह से ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो लिथियम की एनोमलस प्रॉपर्टीज़ बनती है जो कि अदर अल्कली मेटल्स के अंदर नहीं है। तो देखते हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल्स। तो कौन से पॉइंट्स हैं जो अल्कली मेटल को अपने ही फैमिली मेम्बर से अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि लिथियम इज़ मच हार्डर एंड इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन अदर अल्कली मेटल्स। तो ये लिथियम जो है हार्डर होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट इट इज़ हायर देन अदर अल्कली मेटल्स। तो ये जो है लिथियम की एक प्रॉपर्टी है जो आपको अदर फैमिली मेम्बर्स के अंदर नहीं मिलेगी। लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव बट इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि लिथियम ये लीस्ट रिएक्टिव है लेकिन
आप देखोगे कि ईएमएफ सीरीज़ के अंदर, ईएमएफ सीरीज़, इसके पहले हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर ईएमएफ सीरीज़ को डिटेल में स्टडी किया है। तो उसके अंदर लिथियम आप देखिए कि सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर है और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू में। तो इसलिए हम कहेंगे कि लीस्ट रिएक्टिव होने के बावजूद भी लिथियम जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अपने खुद के अल्कली मेटल फैमिली के अंदर। ऑन कंबस्शन इन एयर इट फॉर्म्स मेनली मोनोऑक्साइड एंड नाइट्राइड अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स। तो आप देखिए जब एयर के साथ इसको कंबस्शन करेंगे तो ये लिथियम मोनोऑक्साइड बनाएगा और इसी तरह से लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, जबकि अदर फैमिली मेंबर्स के अंदर आपको जो है इस तरह के मोनोऑक्साइड या नाइट्राइड जो है नहीं मिलेंगे। तो ये एक जो है आपके पास में पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन लिथियम एंड अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। लिथियम क्लोराइड इज़ डेलिकेसेंट। देखिए क्या मीनिंग होता है इसका। लिथियम क्लोराइड जो है ये डेलिकेसेंट है। डेलिकेसेंट आप सिंपली इसको जो है समझ सकते हो कि ये मॉइस्ट होता है। आप इसको सिंपली इस तरह समझ सकते हो कि ये मॉइस्ट होता है। इट इज़ डेलिकेसेंट एंड इट क्रिस्टलाइजेस इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट, और वो हाइड्रेट होगा लिथियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, जबकि अदर फैमिली मेंबर के जो क्लोराइड्स हैं वो हाइड्रेट फॉर्म नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड ले लो, पोटेशियम क्लोराइड ले लो, एट्सेट्रा, इनका कोई हाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि लिथियम क्लोराइड या डेलिकेसेंट होने की वजह से इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा उसके अंदर आपको 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेंगे। तो ये एक जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी है लिथियम की। इसी तरह से लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म। तो आप देखिए कि ये एक जो है बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी हो जाती है लिथियम की, दैट इज़ लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ नॉट फॉर्म इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, जबकि अदर फैमिली मेंबर के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं व्हेन दीज एलिमेंट फॉर्म इन सॉलिड फॉर्म। जैसे कि आप देखिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब के सब आपको जो है सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, जबकि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन नहीं होता है। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट विल फॉर्म नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन। जैसे कि आप देखिए फॉर एग्जांपल इथाइन को जब आप सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल हम एक सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाएगा सोडियम इथाइनाइड, और जब दूसरे सोडियम के साथ इसको आप रिएक्ट करोगे तो इट विल फॉर्म डाई सोडियम इथाइनाइड लाइक दिस। तो लिथियम की ऐसी कोई रिएक्शन आपको इथाइन के साथ में नहीं मिलेगी जिसमें कोई इथाइनाइड नहीं बनेगा। ये एक जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से lithium nitrate when heated gives lithium oxide, whereas other alkali metal nitrates decompose to give corresponding nitride। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि लिथियम नाइट्रेट ये डिकम्पोज होने के बाद ये जो है फॉर्म करेगा लिथियम नाइट्राइड। तो ये आप देखोगे कि आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नॉट लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्रेट को जब आप जो है हीट करोगे तो ये जो है डिकम्पोज होगा और आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा लुक हियर LiNO3। जब आप इसको जो हीट करके जो है डिकम्पोज करोगे तो ये बनाएगा Li2O प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस इसमें से जो है रिलीज़ होगी। तो 2 नंबर्स में आपको लिथियम का जो है मोनोऑक्साइड मिलेगा, जबकि आप सोडियम नाइट्रेट अगर देखते हो तो 2NaNO3, इसको जब आप जो है डिकम्पोज करोगे तो इट विल फॉर्म सोडियम नाइट्राइड NaNO2, और साथ में जो है ऑक्सीजन गैस जो है इसमें से रिलीज़ होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि लिथियम का मोनोऑक्साइड बनता है, जबकि यहाँ पर आपको सोडियम का नाइट्राइट मिलता है। तो ये एक जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी है। हालांकि आप देख रहे हो कि ये भी नाइट्राइट है और ये भी नॉट नाइट्राइट, ये भी नाइट्रेट है और ये भी नाइट्रेट है, लेकिन लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होने के बाद अपना खुद का मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है,
जबकि सोडियम का नाइट्रेट डिकम्पोज होकर सोडियम नाइट्राइट फॉर्म करता है। इसी तरह से अदर अल्कली मेटल्स के भी नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो अपना करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट फॉर्म करते हैं। लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम मोनोक्साइड आर कंपेरेटिवली मच लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। तो आप देखोगे लिथियम का फ्लोराइड और लिथियम का मोनोक्साइड ये जो है लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जबकि अदर फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स ये जो है वाटर के अंदर रेडिली सॉल्युबल होते हैं। सो दीज आर दी एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। अब देखिए कि लिथियम की एक एनोमलस प्रॉपर्टी ये भी है कि ये अपने फॉलोइंग ग्रुप जो कि आप अल्कलाइन अर्थ मेटल कह सकते हो, तो उसके सेकंड नंबर के मेंबर जिसको हम मैग्नीशियम के तौर पर आइडेंटिफाई करेंगे उसके जैसी जो है सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो दिस सिमिलरिटीज़ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सेड टू बी डायगोनल रिलेशनशिप। तो आप देखिए हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, और ग्रुप नंबर 2 है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो आप देखिए कि ये लिथियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है और उसका फॉलोइंग ग्रुप जो है नंबर 2 ये मैग्नीशियम। तो इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है सिमिलर होती है। Such similarities between lithium and magnesium is referred as diagonal relationship between lithium and magnesium. So look here, what are the points of similarities between lithium and magnesium? तो देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है similarities between lithium and magnesium, जिसको सिंपली हम नाम देंगे डायगोनल रिलेशनशिप। मीन्स बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिथियम और मैग्नीशियम की कॉमन है। तो देखते हैं द सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम अराइजेस बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइजेस। तो लिथियम और मैग्नीशियम की साइजेस जो स्मॉल होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है कुछ सिमिलरिटीज़ होती है। तो देखिए लिथियम और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक रेडाई है 152 और 160 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली है। लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152 पिकोमीटर और इसी तरह से मैग्नीशियम का जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज़ इक्वल टू 160 पिकोमीटर। और इसी तरह से हम देखेंगे अगर आयोनिक रेडाई दोनों के हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो वी फाइंड दैट Li प्लस इज़ अबाउट इक्वल टू 76 पिकोमीटर एंड दैट ऑफ Mg2 प्लस इज़ इक्वल टू 72 पिकोमीटर्स। तो आप देख सकते हो कि बहुत नियरेस्ट जो है वैल्यूज़ इनके अंदर जो आपको मिलती है, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती है। तो कौन कौन सी सिमिलरिटी है देखिए कि बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स। तो ये जो है पहली प्रॉपर्टी है कि लिथियम अपने फैमिली मेंबर के अंदर, इसी तरह से मैग्नीशियम अपने फैमिली मेंबर के अंदर जो है ये हार्डर होती है एंड दीज आर द लाइटर मेटल्स देन अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग फैमिलीज़। तो ये चीज़ आपको जो है पहली सिमिलरिटी मिलती है। सेकंड, lithium and magnesium react slowly with water. Their oxides and hydroxides are much less soluble and their oxides and hydroxides are much less soluble and their hydroxides decompose on heating. तो ये जो है ध्यान रखना है कि इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं लेस सॉल्युबल इन वाटर। कौन कौन? ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल लिथियम का ऑक्साइड और इसी तरह से मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और हाइड्रोक्साइड अगर हम देखें तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड एंड सिमिलरली हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, ये कंपाउंड जो होते हैं ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और इसी तरह से इनके हाइड्रोक्साइड हीटिंग पर जो है डिकम्पोज होते हैं। तो बोथ फॉर्म अ लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन। तो लिथियम और मैग्नीशियम ये नाइट्रोजन के साथ जो है डायरेक्ट कंबाइन होकर लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करेंगे, जिसका फार्मूला है Li3n
और Mg3N2। दीज आर द फार्मूले ऑफ लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो जब ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कंबाइन होंगे तो ये कंपाउंड जो फॉर्म करते हैं, जबकि अदर फैमिली मेम्बर जो है ऐसे कोई कंपाउंड डायरेक्ट नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से नहीं बनाते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि लिथियम का जो ऑक्साइड है और इसी तरह से मैग्नीशियम का ऑक्साइड, अगर इनको आप फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो तो कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनता है। दे डू नॉट फॉर्म एनी सुपर ऑक्साइड बाय फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ये जो है बात ध्यान रखना है। कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम ऑफ लिथियम डिकम्पोज इजीली ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसी तरह से लिथियम कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल आप लिथियम कार्बोनेट देखिए और इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट, जब हम इसको जो है डिकम्पोज करेंगे तो देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म होंगे और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इसी तरह से आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं एक्चुअल है, मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जब आप कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करते हो या हीट करते हो तो वो कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो देखिए लिथियम कार्बोनेट जो है ये डिकम्पोज होकर लिथियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो देखो एक्चुअली देखा जाए तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है ही इसमें। देखिए दो लिथियम, एक कार्बन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, इसी तरह से मैग्नीशियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन। ये एक्चुअली बैलेंस रिएक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये चीज़ है यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म करते हैं। इसी तरह से सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो जैसे कि अभी हमने इसके पहले देखा कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में नहीं बनता है। दे डू नॉट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ देयर ओन, दैट इज़ लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में नहीं बनता है। बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इथेनॉल है। तो लिथियम क्लोराइड और इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड ये इथेनॉल के अंदर जो है सॉल्युबल होते हैं। तो ये एक जो है पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी आपको जो है लिथियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड जिसको हम क्लोराइड्स कह रहे हैं उसमें मिलेगी। इसी तरह से बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डेलिकेशन एंड क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वियस सोल्यूशन एज हाइड्रेट्स। तो आप देखिए कि लिथियम क्लोराइड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिथियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट फॉर्म करेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आप देखोगे तो ये ऑक्टाहाइड्रेट जो है फॉर्म करता है। तो दोनों के क्लोराइड जो है ये हाइड्रेट फॉर्म करते हैं देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो इस तरह से लिथियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट बनाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड ये ऑक्टाहाइड्रेट बनाता है। तो आप देखिए कि 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें मिलेगा और इसके अंदर आपको टोटल 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा। अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम कौन कौन से हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस क्या क्या है, 1 बाय 1 हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो लेट अस सी सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये सारे कंपाउंड्स के हम जो है डिटेल स्टडी करेंगे। इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेस क्या क्या है, 1 बाय 1 हम इसमें स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में। सबसे पहला होगा सोडियम कार्बोनेट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा, और इसका फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस sodium carbonate is generally prepared using the process called as Solvay process। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम अमोनिया के सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास करते हैं तो हमको मिलता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया को हम वाटर में डिज़ोल्व करके उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो पहले हमको मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट। फिर इस अमोनियम कार्बोनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर
अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। सिंपली हम इसको कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पास्ड इनटू अमोनिया सॉल्यूशन टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फिर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप जो है डिकम्पोज करके सोडियम कार्बोनेट के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपको अमोनियम क्लोराइड जो मिल रहा है, तो इस अमोनियम क्लोराइड को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस अमोनिया को जब हम रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करेंगे तो फिर से हमको मिलेगा अमोनिया। और इस अमोनिया को आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो लेट अस सी अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस अमोनियम क्लोराइड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो दोबारा से हमको यहाँ पे अमोनिया मिलेगा। तो देखिए अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। लुक हियर, इट गिव्स राइज टू अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये अमोनिया जो मिलता है वो फिर से आप यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हो और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चल सकता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वे प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट का मैन्युफैक्चर हुआ। चलिए देखते हैं कि अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो इसके अंदर एक बात और ध्यान रखिए कि इस प्रोसेस से आप पोटेशियम कार्बोनेट प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। इसका रीज़न क्या है कि दिस सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट बिकॉज potassium hydrogen carbonate is too soluble to be precipitated by the addition of ammonium hydrogen carbonate to a saturated solution of potassium chloride। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि इस प्रोसेस के अंदर अगर आप पोटेशियम कार्बोनेट बनाना चाह रहे हो तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा और इसके ज़रिए से आप जो है पोटेशियम कार्बोनेट प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये एक रीज़न यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि सोडियम कार्बोनेट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एग्जिस्ट एज डेका हाइड्रेट। तो आप देखिए कि इसका जो फार्मूला हमने बताया था सोडियम कार्बोनेट 10H2O, इसको हम नाम देंगे दिस इज़ डेका हाइड्रेट। डेका मीन्स 10, तो इसके अंदर जो है 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको जो है डेका हाइड्रेट मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा, इसको हम यहाँ पर जनरली वॉशिंग सोडा भी कहेंगे। दिस इज जनरली कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। दिस इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ये जो है बहुत आसानी के साथ इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। और इस तरह से ऑन हीटिंग द डेका हाइड्रेट डिकम्पोजेस इनटू मोनोहाइड्रेट, और उससे ऊपर के टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करोगे तो ये जो है आपको एक वाइट पाउडर जो है देगा दैट इज़ कॉल्ड एज सोडा ऐश। तो आप देखिए कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसको जब आप हीट करोगे तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट और 9 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से जो निकल जाएगा। फिर आप इस सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को मोर देन 373 केल्विन हीट करते हो तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये जो आपको वाइट पाउडर मिलेगा एंड इट इज़ कॉल्ड एज सोडा ऐश। दिस इज़ कॉल्ड एज सोडा ऐश। तो ये जो है आपको यहाँ पर इसमें रिएक्शन मिलेगी, वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें से कंप्लीट जो है रिमूव हो जाएगा तो ये बनाएगा सोडा ऐश। इसी तरह से कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट हाइड्रोलाइज बाय वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन सोल्यूशन। तो आप देखिए कि इसके अंदर जो कार्बोनेट पार्ट है तो आप उसको CO3 कहिए। इसको जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू HCO3-। ये जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा और इसी तरह से OH- जो है फॉर्म करेगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस OH- इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। तो इस तरह से ये इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ है। चलिए देखते हैं यूजेस, सोडियम कार्बोनेट के जो है यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला यूज़ देखिए कि इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। पहला यूज़ सॉफ्टनिंग ऑफ
हार्ड वाटर। इसके पहले वाले चैप्टर में, हाइड्रोजन के चैप्टर में, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के अंदर हमने मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर जो इसको डिस्कस किया है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर हम सोडियम कार्बोनेट को जो है यूज़ करेंगे, जिसके वजह से वाटर की हार्डनेस जो है ये ख़त्म होगी एंड वाटर बिकम सॉफ्ट। तो ये एक जो है इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग। लॉन्ड्री के अंदर और क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर जो है ये सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है। सेकंड, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, बोरेक्स एंड कॉस्टिक सोडा। इसके ज़रिए से आप जो है सोप बना सकते हो, बोरेक्स बना सकते हो और इसी तरह से कॉस्टिक सोडा, जिसको हम सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा। तो ये बनाने के अंदर जो है हम सोडियम कार्बोनेट को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन पेपर, पेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये जो है आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। पेपर, पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम यहाँ पर इस वॉशिंग सोडा को या सोडियम कार्बोनेट को जो है यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट बोथ इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज क्वांटिटेटिव। तो आप इसको लेबोरेटरी रिएजेंट इन क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, दोनों ही टाइप की एनालिसिस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर दी यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। तो ये पहला कंपाउंड सोडियम का हुआ, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट, जनरली कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। उसके बाद चलिए दूसरा जो सोडियम का कंपाउंड है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होगा NaCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंपाउंड है। मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ सी वाटर। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसका सबसे अबंडेंट जो सोर्स है दैट इज़ सी वाटर। आप देखिए कि जो समुद्र का पानी होता है वो बिल्कुल जो है खारा होता है, नमकीन होता है। तो ये जो इसका जो सॉल्टी नेचर होता है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू द सी वाटर। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड जो होगा उसको हम नाम देंगे सी वाटर। तो इट कंटेन्स अबाउट 2.7 to 2.9% बाय मास ऑफ दिस सॉल्ट। तो सी वाटर के अंदर 2.7 to 2.9% बाय मास, ये जो है यहाँ पर सॉल्ट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगा सी वाटर के अंदर। तो आप देखिए कि बहुत सारे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारा अपना इंडिया है, तो इंडिया के अंदर जो है कॉमन सॉल्ट इज़ जनरली ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेशन ऑफ सी वाटर। तो यहाँ पर जो है हम एवापोरेशन ऑफ सी वाटर जो है ये सोडियम क्लोराइड के मैन्युफैक्चर के लिए प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट 50 लाख टन्स ऑफ सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड एनुअली इन इंडिया बाय सोलर एवापोरेशन। तो ध्यान रखिए इतना ज़्यादा जो है क्वांटिटी आप देख रहे हो, दैट इज़ अबाउट 50 लाख टन। इतना ज़्यादा, इतना ह्यूज अमाउंट जो है ये आपको मिलता है किससे, सोलर एवापोरेशन। मीन्स आप जो है जो सी वाटर है उसको जो है सनलाइट की प्रेजेंस में आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो सनलाइट की वजह से जो है वो सी वाटर का जो है एवापोरेशन होगा और नीचे आपको जो है सॉल्ट मिलेगा। तो क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन कंटेन्स सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज एन इम्प्यूरिटीज़। तो क्रूड सॉल्ट अगर देखते हो आप सोडियम क्लोराइड जो ब्राइन सोल्यूशन से मिलता है, तो ब्राइन सोल्यूशन से जो हमको क्रूड सोडियम क्लोराइड मिलता है उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें जो इम्प्यूरिटीज़ होती है, जैसे कि मैंने बताया सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एट्सेट्रा। तो इसके लिए क्या करना है कि ये इम्प्यूरिटीज़ जो होती है ये डेलिकेसेंट होती है एंड दे एब्सॉर्ब द मॉइस्चर ईजिली फ्रॉम द एटमॉस्फियर।
तो ये इम्प्योरिटीज़ जो होती है जैसे कि कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड एट्सेट्रा, ये सब के सब जो है डेलिकेसेंट होती है और ये एटमॉस्फेयर से जो है मॉइस्चर जो है बहुत इजीली एब्सॉर्ब करती है। टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड द क्रूड सॉल्ट इज डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड दिस सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो जो इम्प्योर जो सॉल्ट होता है जिसको आप जो है क्रूड सोडियम क्लोराइड कहोगे, सिंपली इट इज़ इम्प्योर, इसको जो है आप वाटर में डिज़ोल्व करके जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास कीजिए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास करने के बाद आपको जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से मिलेगा सोडियम क्लोराइड इन प्योर फॉर्म। तो ये दोबारा से जो प्रेसिपिटेट आउट होगा और उस वक्त यहाँ पर आप देखोगे कि सोडियम क्लोराइड जो है ये प्योर फॉर्म हमें मिलेगा। तो इस सोल्यूशन के अंदर ये कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज़ होगी। तो द सोल्यूशन देन सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट आउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्युबल देन सोडियम क्लोराइड रिमेन इन द सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पर इजीली जो है सेपरेट आउट होगा, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये मोर सॉल्युबल होने की वजह से ये सोल्यूशन के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा और फिल्टर करके आप यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के प्योर क्रिस्टल्स को जो है कलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसके यूजेस देखिए क्या क्या है कि इट इज़ यूज एज ए कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। इसको सिंपली आप जो है कॉमन सॉल्ट कहोगे या इट इज़ कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट। हम जो है अपने खाने की चीज़ों में जो है इसको मिलाते हैं, इसलिए आप इसको जो है टेबल सॉल्ट भी जो है कह सकते हो। ये कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है और इसको आप जो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो है यूज़ कर सकते हो हमारे अपने घरों के अंदर। ये जो है सॉल्ट हम खाने पीने की चीज़ों के अंदर जो मिलाते हैं, है ना, तो ये जो है ये एक डोमेस्टिक पर्पस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोडियम का जो है कंपाउंड है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड और सिंपली कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट। इसी तरह से इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन के अंदर भी आप जो है ये कॉमन सॉल्ट यूज़ कर सकते हो जिसको हम सोडियम क्लोराइड करें। तो इस तरह से ये जो है इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद अगला जो सोडियम का कंपाउंड होगा दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है किस तरह से प्रिपेयर होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो कमर्शियली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय ब्राइन सोल्यूशन इन कास्टनर केल्नर सेल। तो हम इसको नाम देंगे कास्टनर केल्नर सेल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होगा इसको हम नाम देंगे ब्राइन सोल्यूशन। तो ब्राइन सोल्यूशन को हम जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है लेंगे और इसके अंदर मर्क्यूरी कैथोड होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैथोड जो होगा मर्क्यूरी होगा और एनोड जो हम यहाँ पर जो है कार्बन यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि सोडियम मेटल डिस्चार्ज एज एट कैथोड कंबाइंस विद मर्क्यूरी टू फॉर्म सोडियम मर्क्यूरी अमलगम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कैथोड के ऊपर सोडियम जो है डिस्चार्ज हो रहा है और मर्क्यूरी के साथ जो है कंबाइन होकर सोडियम मर्क्यूरी अमलगम जो है फॉर्म करेगा और एनोड के ऊपर जो है क्लोरीन गैस जो है इसमें से इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सोडियम अमलगम होगा इसको आप जो है वाटर के साथ जो है ट्रीट करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, मर्क्यूरी अपने एलिमेंटल फॉर्म में जो है सेपरेट होगी, लीडिंग बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से जो है कास्टनर केल्नर सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन कहेंगे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करके आप यहाँ पर इसको जो है ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये कैथोड के ऊपर जो सोडियम अमलगम बनता है उसको आप हाइड्रोलाइज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो आप देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड, इट इज़ वाइट ट्रांसलूसेंट। क्या मतलब हुआ ट्रांसलूसेंट का? ट्रांसलूसेंट मीन्स थोड़ा सा धुंधला होता है, गदला होता है,
जो एग्जैक्टली जैसे ग्लास होती है, ग्लास में से कैसे हम आर पार देख सकते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, तो वैसा नहीं, थोड़ा सा जो है वो धुंधला होता है, जिसको हम नाम देंगे ट्रांसलूसेंट। तो ये ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है। इट मेल्ट्स एट 591 केल्विन। 591 केल्विन जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है। तो हाई मेल्टिंग जो है ये सॉलिड होता है। इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, तो टू गिव अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वियस सोल्यूशन होगा इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसा कि अभी हमने अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर पढ़ा है कि जितने भी अल्कली के मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये सब के सब जो है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो आप देखिए कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है फॉर्म करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिकेसेंट। तो ध्यान रखिए इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये डेलिकेसेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी इसके पहले, डेलिकेसेंट मीन्स ये थोड़े से मॉइस्ट होते हैं, तो ये इसको हम नाम देंगे दीज आर दी डेलिकेसेंट। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं ये अपनी सरफेस पर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर सोडियम कार्बोनेट जो है फॉर्म करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिलेगी। नाउ लुक द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल्स, इतनी सारी जगहों पर जो है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हो। सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड सो मेनी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यूज़ होता है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फॉर मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो चमकदार दिखते हैं। इसके ऊपर जो है आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको जब मर्सराइज करते हो तो वो जो कॉटन के जो फैब्रिक होते हैं, कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो शाइनी अपीयरेंस जो है शो करते हैं। तो उसको हम नाम देंगे मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन फैब्रिक्स। तो ये जो है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल्स, और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। तो यहाँ पर इसको हम लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे भी यूज़ करेंगे। बहुत सारी जो है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। उसके बाद सोडियम का लास्ट जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है दैट इज़ कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ क्या है। चौथा होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होगा NaHCO3 एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। तो इट इज़ नोन एज सोडा because it decomposes on heating to generate bubbles of carbon dioxide, leaving holes in cake or pastries and making them light and fluffy. तो केक और पेस्ट्रीज़ इसकी मेकिंग में आप देखिए कि इसके अंदर जो है आपको होल्स दिखते हैं और ये बिल्कुल जो है लाइट और फ्लफ़ी बन जाते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के और मुलायम बनते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करता है, इसलिए हम इसको जो है नाम देते हैं सोडा। तो ये बेकिंग सोडा के तौर पर जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ मेड बाय सैचुरेटिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो द वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग लेस सॉल्युबल गेट प्रेसिपिटेट आउट। तो देखिए इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो सोडियम कार्बोनेट है उसके सोल्यूशन के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। तो लेट अस सी Na2CO3
इसका जो है आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कीजिए और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कीजिए तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वाइट कलर का जो है ये आपको जो है कंपाउंड मिलेगा, वाइट कलर का जो है ये पाउडर मिलेगा, वो क्रिस्टलाइज होगा और लेस सॉल्युबल होने की वजह से ये आपको जो है बहुत आसानी के साथ जो मिलेगा। आप इसको जो है फ़िल्टर आउट कीजिए, इसको ड्राई कर लीजिए तो इट गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज़ कॉल्ड एज इट इज़ कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। तो ये जो है बहुत आसानी के साथ जो है प्रिपेयर होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शंस। तो माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पर जो इसको यूज़ करेंगे, किसके लिए? स्किन इन्फेक्शंस के लिए। तो ये मेडिकल के अंदर भी जो इसको आप यूज़ कर सकते हो, एज ए मेडिसिन सिंपली आप कह सकते हो। तो ये एंटीसेप्टिक मेडिसिन के तौर पर जो यूज़ होगा। इसी तरह से इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए जो है आप जो भी डिवाइस फॉर्म करते हैं उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यूज़ करते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम हुए, जिसमें हमने 4 कंपाउंड स्टडी किया: सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज़ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो आप देखिए कि एक टिपिकल मैन जो होता है जिसका वेट होगा 70 किलोग्राम। सो अ टिपिकल मैन ऑफ वेट 70 किलोग्राम हैज़ अबाउट 90 ग्राम ऑफ सोडियम। 70 kg का मैन, सिंपली आप इसको ह्यूमन बीइंग कंसिडर कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको 90 ग्राम सोडियम मिलेगा। इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटेशियम। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इतना अमाउंट जो है हर अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो प्रेजेंट होता है, जिसका एक एवरेज वेट दिया कि 70 किलोग्राम मैन होगा, उसके अंदर 90 ग्राम ऑफ सोडियम होना चाहिए और उसकी बॉडी के अंदर 170 ग्राम ऑफ पोटेशियम होना चाहिए, जो कि कंपेयर टू 5 ग्राम आयरन और 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर, ये इसका जो है मास दिया हुआ है, इसका वेट या इसका अमाउंट दिया हुआ है। तो ये बॉडी के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। तो सोडियम आयंस आर फाउंड प्राइमरीली ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल्स बीइंग लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच सराउंड्स द सेल। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेल फ्लूइड के अंदर जो है ये सोडियम आयन जो है प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होंगे? दिस सोडियम आयन्स आर फाउंड प्राइमरीली ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये चीज़ जो है आप देखिए कि सोडियम और पोटेशियम आयन हमारी बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इसका क्या फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस आयन्स पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इन आयंस का। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। रेगुलेटिंग ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये जो है इन आयंस का जो है इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से इन ट्रांसफ़र ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स इनटू सेल। इन ट्रांसफ़र ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स इन सेल। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है 3 इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शंस आपको दिखते हैं, जो आप कह सकते हो कि दीज आर दी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस आयंस। तो सोडियम और पोटेशियम आयंस का जो ये इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है, जिसको हम नाम दे रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, रेगुलेटिंग ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड इन ट्रांसफ़र ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड इन द सेल।
तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आपको मिलते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम ऑल दो सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ different quantitatively in their ability to penetrate the cell membrane, in their transport mechanisms and their efficiency to activate the enzymes। तो ये जो है दोनों की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको जो है एंजाइम्स की एक्टिविटी के अंदर मिलेगी। हालांकि केमिकली दोनों आयन जो होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है शो करते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली इनका फंक्शन जो है डिफरेंट होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट और मैकेनिज़्म के अंदर जो है यूज़ होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि पोटेशियम आयंस आर मोस्ट अबंडेंट केटायंस विद इन द सेल फ्लूइड्स। तो पोटेशियम प्लस, जिसको हम नाम देंगे पोटेशियम आयन, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट विद इन द सेल फ्लूइड, विद इन द सेल फ्लूइड्स। जो सेल के फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर जो है पोटेशियम प्लस आयन जो है मोस्ट अबंडेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं। वेयर दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। देखिए क्या क्या काम ये करता है। के प्लस जो है विद इन द सेल फ्लूइड क्या क्या काम कर रहा है। सबसे पहला एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स। उसके बाद दूसरा क्या फंक्शन है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीडाइज ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर बनता है। एंड विथ सोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। तो तीसरा जो इसका फंक्शन है, विथ सोडियम दे आर रिस्पॉन्सिबल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। तो ये इतने इंपॉर्टेंट जो है फंक्शंस यहाँ पर जो है पोटेशियम आयन विद इन द सेल जो है प्रोड्यूस करता है और परफॉर्म करता है। देयर इज़ वेरी कंसिडरेबल वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस फाउंड इन द अपोजिट साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड से अपोजिट साइड्स में आपको जो है सोडियम और पोटेशियम आयन का जो है आपको जो है कंसिडरेबल जो है वेरिएशन मिलेगा, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। आप यहाँ पर देखिए कि ये सेल है, दिस इज़ द सेल, ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। तो आउटसाइड और इनसाइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम आयंस का जो है एक वेरिएशन आपको जो मिलता है। तो इनसाइड द सेल जो है पोटेशियम आयन जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और आउटसाइड द सेल जो है ये सोडियम आयन जो है ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो इस तरह से इनका जो है वेरिएशन सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड में अपोजिट साइड में जो है वेरिएशन मिलेगा सोडियम और पोटेशियम आयंस का। एज अ टिपिकल एग्जाम्पल इन ब्लड प्लाज्मा, सोडियम इज़ प्रेजेंट टू एक्सटेंट ऑफ 143 मिलीमोल्स पर लीटर। आप यहाँ पर जो है ब्लड प्लाज्मा जो है एक टिपिकल एग्जाम्पल लीजिए, तो आप देखिए कि इसके अंदर जो है कौन कौन से आयन जो है कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप ब्लड प्लाज्मा की एग्जांपल लेते हो, एक टिपिकल एग्जांपल, तो सोडियम इज़ प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 143, सोडियम 143 मिलीमोल पर लीटर जो है इसका अमाउंट जो होगा टिपिकल प्लाज्मा सेल के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इसी तरह से पोटेशियम इज़ ओनली 5 मिलीमोल्स पर लीटर। पोटेशियम इसके अंदर आपको 5 मिलीमोल पर लीटर। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आपको जो है यहाँ पर दिखेगा। तो ये बात जो ध्यान रखिए, विद इन द रेड ब्लड कार्पसल्स। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है आपको ये कॉन्सेंट्रेशन जो है इतने ज़्यादा वेरिएशन में मिलेगा आरबीसीज के अंदर। तो दिस कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस टू 10 मिलीमोल पर लीटर, 10 मिलीमोल पर लीटर फॉर सोडियम प्लस आयंस, और इसी तरह से 105 मिलीमोल्स पर लीटर फॉर पोटेशियम आयंस। तो ये इतना वेरिएशंस आपको मिलेगा। तो इन आरबीसीज जो है आपको ये कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा और ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा।
तो इतना ज़्यादा वेरिएशंस आपको मिलता है। तो ये बात देखिए कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपको सोडियम जो है ये हायर क्वांटिटी में मिलेगा और रेड ब्लड सेल्स के अंदर, रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर सोडियम आयन जो है 10 मिलीमोल्स मिलेगा। इसी तरह से ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है पोटेशियम 5 मिलीमोल्स मिलेगा, तो रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर पोटेशियम आयन जो आपको 105 मिलीमोल्स पर लीटर मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा जो है वेरिएशंस आपको जो है सेल मेम्ब्रेन के अपोजिट साइड्स में ये दोनों आयन्स का जो है क्वांटिटी या इसका जो है वॉल्यूम या सिंपली आप इसका अमाउंट जो है कह सकते हो। तो ध्यान रखिए ये अमाउंट आपको मिलता है ब्लड प्लाज्मा में और ये अमाउंट आपको मिलता है आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड कार्पसल्स जिसको हम कहेंगे। तो ये जो है एक मतलब जो है कहिए कि कैलकुलेटेड अमाउंट है जो जनरली किसी भी नॉर्मल अडल्ट के अंदर जो आप इसको काउंट कर सकते हो। तो दीज आयोनिक ग्रेडियंट्स demonstrate that a discriminatory mechanism called sodium potassium pump operates across the cell membranes, which consumes more than 1/3 of ATP used by a resting animal and about 15 kg per 24 hour in a resting humans। तो यहाँ पर जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का जो अमाउंट होगा वो यूज़ होता है रेस्टिंग एनिमल्स के ज़रिए से, जो 1/3 पार्ट होगा। और इसी तरह से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का आप जो है 15 किलोग्राम पर 24 आवर इन अ रेस्टिंग ह्यूमन मिलेगा। और इस मैकेनिज़्म को जो सोडियम और पोटेशियम का होता है, दैट मैकेनिज़्म इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये जो है आप देख सकते हो कि हमारी खुद की बॉडी में और साथ ही साथ जो है किसी भी मतलब जो है एनिमल की बॉडीज़ के अंदर जो है आप सोडियम और पोटेशियम का जो रेशो होगा और उनके जो आयन्स होते हैं जैसे कि Na+ आयन और K+ आयन आप देखोगे तो इनका जो अमाउंट होता है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, आप जो है इसको किस तरह से जो है डिस्क्राइब कर सकते हो, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और ये कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इस तरह से ये हो गया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। और इस टॉपिक पर हमारा जो चैप्टर का पहला पार्ट है दैट इज़ ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स, वो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उसके पूरे टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके।